तो आज का अपना टॉपिक है लोक प्रशासन के सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत। तो हमने इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 7 लोक प्रशासन के सिद्धांत और संगठन के सिद्धांत, इसमें हमने 3 थिंकर्स के बारे में बात कर ली है। और ये जो 3 थिंकर्स थे, इन थिंकर्स को क्लासिकल थिंकर्स कहा जाता है, यानी कि शास्त्रीय विचारक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल शुरुआत की बातें थी। और उसके बाद यानी कि लगभग 1930 के बाद वाले जो थिंकर्स आए हैं, उन्होंने जो बातें बोली हैं उनकी बातें थोड़ा सा अलग हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा अलग हैं और वो नई बातें हैं, तो हमने इस तरह से क्लासिफाई कर दिया कि यार अप्रॉक्सीमेटली 1930s के पहले वाले जो थिंकर्स थे उनको क्लासिकल बोल दिया, और उनके बाद वाले थिंकर्स को हमने थोड़ा सा बिहेवियरल अप्रोच था उनका, तो उनको हमने क्या बोल दिया, मॉडर्न बोल दिया। तो अब ये जो 2 तरह के थिंकर्स हैं, इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक बनाती हैं मैरी पार्कर फॉलेट। तो मैरी पार्कर फॉलेट जो हैं, ये जो महिला हैं, ये दोनों ही तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के अप्रोच हैं, क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। यानी कि इन्होंने क्लासिकल टाइम से हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं, इनका टाइम पीरियड तो क्लासिकल का है, लेकिन इनका जो फिलोसफिकल जो कंटेंट है वो बाद वाला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अपने टाइम से आगे की सोच रखने वाली एक महिला थी। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के टॉपिक को हमने किन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की, इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर फॉलेट क्या कहती हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो फॉलेट जिस इशू पे बात करने वाली हैं, जिस इशू पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस इशू पे फॉलेट बात करने वाली हैं, वो कौन सा इशू है, कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू है। ठीक, फिर इसके बाद किस पे बात करने वाली है, लीडरशिप पे भी बात करने वाली हैं। तो 2 बातें हो गई, 2 बातें समझ में आ गई फॉलेट के बारे में, कि फॉलेट संघर्ष के बारे में बात करेंगी कि किसी भी संगठन में संघर्ष कैसे हो सकता है और उसका समाधान कैसे किया जाए। और दूसरा लीडरशिप पे बात करेंगी। तीसरा वो बात करेंगी आदेश। तीसरा वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर मिलते हैं वो ऑर्डर कैसे होने चाहिए, उसके लिए एक टर्म है निर्वैयक्तिकता। इसका मतलब क्या है हम अभी देखने वाले हैं। तीसरा फिर इन्होंने समन्वय के बारे में भी कुछ बात बताई है, कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बोला है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इन्होंने जो भी बोला है उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो अब क्या निकल के सामने आता है। इतनी बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि मैरी पार्कर फॉलेट का टाइम पीरियड क्या है। तो ये देखिए, ये इनका टाइम पीरियड है, ये इनका टाइम पीरियड है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो आप जब इनका टाइम पीरियड देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये अगर केवल हम टाइमिंग की बात करें तो ये किस एरा की हैं, आर्थिक मानव युग की। मतलब क्या हुआ इसका, ये उस टाइम से बिलोंग करती हैं जब इनके साथ वाले जो थिंकर्स थे उनका मानना था कि यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, उसका यूटिलाइजेशन केवल इकोनॉमिक तरीके से होना चाहिए। मतलब कि आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम आपके बारे में केवल इतनी बात करना चाहते हैं कि आपने कितना फैक्ट्री के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया, बस। हम आपसे कोई हेलो हाय नहीं बोलना चाहते, हम आपसे और कोई हाल चाल नहीं जानना चाहते। आप हमारे लिए मात्र क्या हैं, आप हमारे इकोनॉमिक गोल को पूरा करने के लिए केवल एक कैरियर हैं। ये माना जाता था जिस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड से ये बिलोंग करती हैं, अगर हम केवल टाइम पीरियड की बात करें। लेकिन उनके जो विचार हैं
उनके जो विचार हैं वो कब के हैं, सामाजिक मानव युग के हैं। मतलब इनकी जो सोच है वो बाद वाले जो पहले वाले जो थिंकर्स थे वो क्या मानते थे कि इंसान क्या है, केवल एक आर्थिक मानव है। मतलब केवल इकोनॉमिक पर्पस पूरा करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को लेते हैं, ऐसा माना जाता था पहले। बाद में माना जाने लगा कि नहीं भाई, इंसान के अंदर भावनाएं भी होती हैं, इमोशंस होते हैं, तो उन इमोशंस का भी तो ख्याल रखना है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको सोशल बिहेवियर अगर नहीं मिलेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हालो हाय कोई नहीं करेगा, हाल चाल कोई नहीं पूछेगा, तो इंसान ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ऐसा कौन लोग सोचते थे? ऐसा बाद वाले सोचते थे। तो मैरी पार्कर फॉलेट जो है समय से तो यहां इन वालों के साथ की हैं, लेकिन इनकी सोच किनके जैसी है? बाद वालों के साथ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो समय जब इंसान को एक मात्र आर्थिक प्राणी माना जाता था, और एक वो समय जब इंसान को एक सामाजिक मानव माना जाने लगा। किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रही हैं। तो भाई ये दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। कौन? मैरी पार्कर फॉलेट। क्योंकि जो ये वैचारिक रूप से बातें बता रही हैं वो उनके समय की तो है नहीं, है ना, समय की बातें नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि समय से आगे की बातें चल रही हैं, समय से आगे की बातें चल रही हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जो हमने अभी आपको बोला कि आर्थिक मानव युग, उस समय की जो विचारधारा थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कहा जाता है शास्त्रीय विचारधारा। यानी कि हमने यूनिट 7 में जो 3 थिंकर्स को पहले पढ़ लिया, हमने वेबर पढ़ लिया, हमने टेलर के बारे में पढ़ लिया, तो इनके बारे में हमने जो पढ़ा है वो सभी लोगों की जो थिंकिंग है उसको क्या कहा जाता है? शास्त्रीय विचारधारा कहा जाता है। और अब बाद वाले जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी आज के लेक्चर के बाद वाले जो पॉलिटिकल थिंकर्स हम पढ़ेंगे, उन सब का जो अप्रोच है वो कैसा है? वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। उनको कहा जाता है व्यवहारवादी विचारधारा। तो भाई फॉलेट के विचार ऐसे हैं, लेकिन वो बिलोंग करती हैं किस टाइम पीरियड से? इधर वाले से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक कड़ी का काम करती हैं। चलिए अब अगली बात जो समझने की है वो ये है कि फॉलेट का मानना है कि देखिए भाई, फॉलेट कहती है कि देखिए मेरे लिए जो मैनेजमेंट वाला काम है ना, आप लोगों के लिए मैनेजमेंट हो सकता है कि वो एक पैसा कमाने का साधन वो हो सकता है कि केवल एक संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरली आप इंसान को सेट कर लेते हैं, आप कहते हैं कि उनको मैनेज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और आप अपना एक आर्थिक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। ये आपकी सोच हो सकती है। मैं मानती हूं कि भाई ये जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट का काम है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब जैसे आपके यहाँ मान लीजिए शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया हुई ना। आप उसमें ख्याल रखते हैं कि भाई सबको पानी मिला कि नहीं मिला, सबको रसगुल्ला मिला कि नहीं मिला, ठीक है, खाना गर्म था कि नहीं था, टेस्ट कैसा था, इन सब बातों का आप ख्याल रखते हैं। आप चाहते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन ये तो एक बात हुई, ये एक सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा, जब आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एग्जाम हो रहा है, तो आप इन बातों को ख्याल नहीं रखते हैं कि भाई बच्चे से पूछ लें कि भाई तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं है, ब्रेकफास्ट करके आए हो कि नहीं आए हो, उससे मतलब नहीं। भाई पेपर आपको देना है, आप आइए पेपर दीजिए बस, ठीक है, टाइम पे आप फीस जमा करिए। तो अब हम कह रहे हैं कि फॉलेट क्या मानती हैं? फॉलेट कहती नहीं, मेरा मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक सामाजिक प्रक्रिया जैसी चीज है, और इन्होंने संगठन को, किसी भी संगठन को क्या माना है? जीवंत सामाजिक संरचना माना है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी में आपको सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिल जाती है, उस कंपनी में आपका प्रमोशन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से होता है, आप अगर मिस्टेक करते हैं तो फाइन भी लगता है, लेकिन वहां आपसे कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये कैसा हो गया? ये ऑर्गेनाइजेशन जीवंत सामाजिक संरचना वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो चाहता है कि उसकी भावनाओं को कोई समझे। तो फॉलेट कहती हैं कि यार जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जीवित व्यक्तियों से मिलकर क्योंकि बनता है,
अब दूसरी बात कर रही हैं, अभी जो उन्होंने बात बोली ये हमने समझ लिया। अब जो अगली बात वो बोलने वाली हैं ये थोड़ा अलग बात है। ये क्या कह रहे हैं कि देखिए भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें अलग अलग तरह के इंसान आते हैं और हर इंसान के जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी के नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी के पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसकी ये सोच है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, वो इंसान ऐसा सोचता है, उसका मानना है कि ये एक अच्छी बात होती है, ऐसा सबको सोचना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दूसरा एक व्यक्ति है, उसका मानना है कि नहीं, दूसरों के कल्याण में मेरा कल्याण है, दूसरे खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है। ये दो प्रकार के व्यक्ति आ गए। तो हम कह सकते हैं कि एक के जो मूल्य हैं वो सकारात्मक हैं और एक के मूल्य नकारात्मक हैं। इस वजह से क्या होगा, ये दोनों व्यक्ति जब आपस में बात करेंगे, आपस में काम करेंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, टकराहट होगी। अब फॉलेट क्या कहती हैं कि देखिए, इसको आप नेगेटिव तरीके से मत लीजिए, नकारात्मक दृष्टि से इसको नहीं लिया जाना चाहिए। कौन कह रही है, फॉलेट कह रही है कि यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा होता है तो वो कहती है इसको आप नकारात्मक तरीके से मत लीजिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर हम बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो भाई तबला, वायलिन, हारमोनियम, जब ये सब आपस में बजते हैं तभी तो अच्छा म्यूजिक निकलता है ना। तो अगर आपस में अगर थोड़ा सा टुन्न फुन्न हो रहा है लोगों में, उनका वैचारिक अगर मतभेद आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सकारात्मक तरीके से लीजिए, इसको एक रचनात्मक द्वंद्व का सिद्धांत उन्होंने कहा कि भाई इसको आप क्रिएटिव तरीके से लीजिए। कैसे क्रिएटिव लिया जा सकता है, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में टकरार चल रही है। एक कह रहा है कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये बिल्कुल सिद्धांत सही है। दूसरा कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बातें होनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। लेकिन इस सोच की वजह से इसका कुछ लोग शोषण कर सकते हैं। कौन से लोग, जो थोड़ा सा चालाक होते हैं। तो अगर ये अपने दोस्त एक ही सलाह मान ले कि भाई तो कहीं कहीं ऐसा सोचना चाहिए कि सामने वाले का कल्याण ना ही किया जाए तो बेहतर है। अब आपका कल अगर एग्जाम है और आप जन कल्याण करने निकल जाएंगे, कल आपका पेपर है और आज आपने डिसाइड कर लिया कि जब मैं जा रहा हूं सभी गरीबों को खाना खिलाऊंगा, तो ये थोड़ा सा ठीक बात नहीं कही जाएगी। आप गरीबों को खाना खिलाने के लिए किसी को भेज सकते हैं, या आप कल एग्जाम हो जाए उसके बाद आप चले जाइएगा। आपको अगर मन में इच्छा है कि आपको सैलरी मिली है और थोड़ा सा उसका हिस्सा आप गरीबों को दान में करके ऐसे देखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगले दिन जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन बी है ये इम्बैलेंस अप्रोच रख रहा हो। तो फॉलेट कहती हैं कि यार इनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे लेना चाहिए, एक क्रिएटिव तरीके से लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो कुछ नई बात निकल के सामने आएगी जो अच्छी बात होगी। ऐसा कौन कह रही हैं, ऐसा कह रही हैं फॉलेट। अब मैरी पार्कर फॉलेट अगली बात जो बता रही हैं, द्वंद्व समाधान की रणनीति। तो इनका मानना है कि देखिए, आप द्वंद्व को अगर नकारात्मक तरीके से लेंगे तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपको छींक आ गई, जैसे आपने खाना खा लिया, जैसे आपको भूख लग गई, तो इस बात का आप बुरा तो नहीं मानते ना। तो आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये नेचुरल है। तो इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप इसको नेचुरल मान लेंगे तब आप इसमें से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ आप इसमें क्रिएटिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। और वो ये भी मानती है कि देखिए, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रिजल्ट बिना कॉन्फ्लिक्ट के कर भी नहीं पाओगे। बिना कॉन्फ्लिक्ट के अच्छा कोई क्रिएटिव रिजल्ट आप निकाल भी नहीं सकते हैं। तो वो समझाती हैं कि देखिए, जहां भी चार लोग होंगे वो लड़ेंगे जरूर, कुछ ना कुछ उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। फिर वो कहती हैं कि देखिए, सुंदर संगीत भी कैसे निकलता है, कॉन्फ्लिक्ट से ही तो निकलता है ना।
वायलिन आप बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो हाथ और तबले का कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, तभी तो म्यूजिक निकलता है। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचे कि यार कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इसको टाल दिया जाए, नहीं नहीं, टालना नहीं है, टाले नहीं, इसको उपयुक्त तरीके से इसका समाधान किया जाए। अब इस कहती हैं कि कैसे किया जाए, मैं इसके बारे में बताती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका समाधान 3 तरीके से हम देखते हैं कि समाज में आप अपने चारों तरफ देखेंगे निकलता है। उसमें से एक तरीका है डोमिनेंस का। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कॉन्फ्लिक्ट में एक जो पार्टी होती है वो थोड़ा पावरफुल होती है। अब वो पावरफुल हो सकती है कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो, या हो सकता है आर्म्स अम्युनिशंस के मामले में पावरफुल हो, यानी मस्कुलर पावरफुल तरीके से भी हो सकता है, या हो सकता है एक व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल हो। तो पावर किसी भी तरह की हो सकती है। तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे का आपस में किसी बात को लेकर के बहस होती है। तो क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं, बच्चा छोटा है, तो पेरेंट्स कई बार उनकी बात सही नहीं भी होती है, लेकिन तब भी वो जबरदस्ती बच्चे को शांत करा देते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा तुम बोलोगे तो दो थप्पड़ लगा देंगे तुमको, चुप हो जाओ, ऐसा बोल करके। तो यहां पे क्या होता है, बल प्रयोग करके एक कॉन्फ्लिक्ट को टाल दिया जाता है। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल समझिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश जीते थे उन्होंने जो देश हार गए थे, जैसे मान लीजिए जर्मनी, तो जर्मनी के ऊपर वर्साई ट्रीटी एकदम क्या कर दी गई, थोप दी गई। तो सामान्यतया देखा जाता है कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो जो देश जीत जाता है वो हारे हुए देश के ऊपर ऐसी ऐसी शर्तें लाद देता है जो तार्किक रूप से सही नहीं होती है। हारा देश क्या करे बेचारा, उसके पास कोई चारा होता नहीं है, तो वो सभी बातें मान लेता है। लेकिन पार्कर कहती हैं, फॉलेट कहती हैं कि देखिए ये वाला जो तरीका समाधान का था, समाधान तो हो गया, लेकिन ये लग रहा है, बाकी लोगों को लग रहा कि समाधान हो गया, लेकिन ये समाधान है नहीं, टेम्परेरी स्टेट है। क्योंकि जो हार गया है और यदि उसके साथ समाधान के नाम पे इनजस्टिस हुआ है, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो उस अन्याय की जो टीस है वो अपने दिल में दबा के रखेगा और वो मौका पाते ही पलटवार करेगा। और यही हमको देखने को मिला वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर ने इस बात को समझा कि जो जर्मन्स हैं वो डिमोटिवेट हो चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, हम दोबारा से खड़े हो सकते हैं। उसने ऐसा ही किया। आप यूस वाले केस में देख लीजिए, इजराइल फिलिस्तीन का जो अभी चल रहा है, तो उसमें अगर लॉजिकल तरीके से, सही तरीके से अगर समाधान नहीं निकाला गया, तो आप अगर किसी के साथ अत्याचार करोगे, आज वो कमजोर है, वो सह लेगा, लेकिन वो या उसकी आने वाली पीढ़ियां फिर आपसे बदला जरूर लेंगी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता जाता है, इसका सही रिजल्ट नहीं आ पाता। तो अब फॉलेट क्या कहती हैं वो समझिए। ये कह रही हैं कि भाई इसमें ये एक अल्पकालिक तरीका है, पहली बात तो ये। दूसरा समूह जो मौका मिलते ही बदला लेगा, जैसे कि तराइन का युद्ध हुआ, तो पहले युद्ध में एक हारा, फिर दूसरे युद्ध में दूसरा जीता। इसी प्रकार से जो वर्ल्ड वॉर हुए उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार से लीबिया, जॉर्डन, सीरिया द्वारा इजराइल पर आक्रमण किया गया, बाद में इजराइल द्वारा उन पर आक्रमण किया गया। तो ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे फॉलेट ये बात भी कहती हैं कि जो ये पहला वाला हमने आपको समाधान का तरीका बताया, ये बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि किसी को दबा देना ये आसान काम होता है। इसमें आसान इसलिए भी होता है कि जो ताकतवर है उसको संतुष्टि मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जीता। उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं ताकतवर हूं तो मैं जीता। और बेचारा जो हार गया है उसके अंदर इंफीरियरिटी आती है कि यार मेरे साथ गलत हुआ, मैं हार गया, मैं कमजोर था, मुझे ताकतवर बनना चाहिए। तो यहां पे ध्यान रखना है कि पहला वाला जो समाधान है इसमें फॉलेट कह रही है कि ये अल्पकालिक है। चलिए अब आगे दूसरी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका होता है जिसमें समझौता किया जाता है।
तो भाई समझौता ऐसा किया जाता है कि हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश और फ्रेंच इनका जब कॉन्फ्लिक्ट चलता था, जब ये इंडिया में दोनों कंपनियां आई थी, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसको हम कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। तो जब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता था तो ये पूरी दुनिया में इनकी कॉलोनीज बनी हुई थी। तो जब ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर कहीं भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सारी दुनिया में जहां जहां इनकी कॉलोनीज हैं ये आपस में लड़ने लगते थे। जब ये इनकी लड़ाई खत्म होती थी तो कोई ट्रीटी के साथ खत्म होती थी। तो ट्रीटी में क्या होता था कि चलो अच्छा है, हम अपना युद्ध यहाँ पे विराम करते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, तुम ये मान लीजिए हमारा ब्रिटिश है और ये फ्रेंच है, तो फ्रेंच ने ब्रिटिश के इस वाले पार्ट में कब्जा कर लिया और ब्रिटिश ने फ्रेंच के इस वाले पार्ट पे कब्जा कर लिया। तो ये दोनों आपस में कैसे करते थे कि भाई चलो अच्छा है, तुम मेरा वाला पार्ट जो है वो छोड़ दो, मैं तुम्हारा वाला पार्ट छोड़ देता हूं। ये क्या हो गया, समझौता हुआ। तो समझौता जो है फॉलेट मानती हैं कि दोनों जो पक्ष होते हैं वो थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे क्योंकि अगर ब्रिटिश ने इनके एरिया को जीता है तो उनको संतोष तो नहीं होगा कि यार हमने बड़ी मुश्किल से जीता था, तुम लिए ले रहे हो। फ्रेंच को भी ऐसा लगेगा कि यार हमने बड़ी मुश्किल से जीता था, तुम लिए ले रहे हो। तो इनका फॉलेट का मानना है कि ये भी कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में क्या बना रहता है, असंतोष बना रहता है। अब अगर समझौते में भी जैसे कि अब इंडिया और पाक का शांति समझौता चलता रहता है, लेकिन संतोष नहीं होता किसी को। इसमें दोनों समझौता कर तो लेते हैं कि हाँ उस समय पे जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को और खराब ना किया जाए, तो इससे अच्छा है चलो समझौता कर लेते हैं। लेकिन कंप्रोमाइज होता है, इसमें दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होते हैं। अब फॉलेट कहती हैं कि ये वाला भी तरीका जो है अच्छा नहीं है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तरीका कम से कम पहले तरीके से तो ठीक ही है, पहले वाले तरीके से तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। अब तीसरा तरीका है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में फॉलेट कहती है कि भाई ये जो है सर्वोत्तम उपाय है। यूनिफिकेशन में क्या होता है, दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं और एक नया कोई विचार सामने लाते हैं, कोई नया विचार सामने आता है। जैसे कि उन्होंने इसका एग्जाम्पल कैसे दिया कि देखिए, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य थे पहले, प्रशा, बवेरिया, सैक्सोनी, ये सब अलग अलग राज्य थे, ये सब मिल करके एक जर्मन राष्ट्र बने। तो इनका मानना है कि भाई ये वाला जो प्रयास है, ये वाला प्रयास सबसे बेस्ट होता है। और इसको समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सिक्किम के साथ हम मान लें, या भूटान तो नहीं, सिक्किम हो गया, जैसे पौंडीचेरी हो गया या गोवा हो गया, इन सब का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। ठीक, तो ये सब जो है यूनिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। फॉलेट कहती हैं कि देखिए ये तीसरा वाला जो हमने आपको केस बताया है समाधान का, ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, हर स्थिति में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी बहुत प्रशिक्षित होनी चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि दोनों पार्टी अगर इंटेलेक्चुअली बहुत कहना चाहिए कि उच्च वर्ग के हैं, दोनों बौद्धिक रूप से समर्थ हैं, तो ही वो समझ पाएंगे कि तर्कों के आधार पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों एक हो जाएं? जैसे दो देश हैं, दो देशों में लड़ाई चलती रहती है और दोनों ही देश अपने जो इकोनॉमी, जो बजट है, बजट का बहुत सारा पैसा आर्म्स अम्युनिशंस में खर्च कर देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों देश कहें कि यार एक काम करते हैं, जो हम अपना हथियारों में पैसा खर्च करते हैं वो हम बेरोजगारी, गरीबी और जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने में अगर लगा दें तो कैसा रहेगा। चलो तुम भी ऐसा करो कि तुम जो पैसे सारा युद्ध सामग्री खरीदने में खर्च करते हो, हम दोनों लोग वो सारा पैसा गरीबी को, अशिक्षा को
और जो दूसरी समस्याएं हैं उनको दूर करने में खर्च करे, और हम दोनों एक हो जाते हैं, हम दोनों एक हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये विचार तो बहुत अच्छा है लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए दोनों तरफ की जो दोनों पार्टी जो हैं, दोनों पार्टियां बौद्धिक रूप से बहुत उच्च स्तर वाली होनी चाहिए, अत्यधिक प्रशिक्षित होनी चाहिए। क्योंकि अगर अत्यधिक प्रशिक्षित नहीं है तो उनके दिमाग में ये बात ही नहीं जा पाएगी कि अगर दोनों यूनाइटेड हो जाएं तो कितनी ज्यादा खुशहाली आ सकती है, वो ये समझ नहीं पाएंगे। उनके मन में जो पहले से पूर्वाग्रह बने हुए हैं वो उसी के वशीभूत हो करके असंतुष्ट रहेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। तो तीसरे पक्ष से बचे जाने की, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और वो दोनों ये निर्णय करते हैं कि चलो यार शाम को मीटिंग करते हैं, बात करनी है कुछ, तो निश्चित तौर पे अगर ये दो व्यक्ति ही केवल आपस में बात करेंगे तो एक अच्छा कंक्लूजन आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों में से किसी एक ने कहा कि यार तीसरे व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से, कि तुम हम दोनों की बातें करवाओ और मेरी उससे बात नहीं बन रही है, तुम हमारा कंप्रोमाइज करवाओ, तो अगर तीसरे व्यक्ति ने दखल किया, अगर पति पत्नी की लड़ाई चल रही है और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसको सुलझा रहा है, तो ये तय बात है कि एकीकरण तो बड़ा मुश्किल है। अब ज्यादा संभावना एकीकरण की हो जाती है जब इन्हीं दोनों में से किसी एक ने पहल की और आपस में बात की, तो इसमें एक अच्छा कंक्लूजन निकलता है। तो फॉलेट क्या कहती है कि क्योंकि अधिकांश लोग धैर्य का परिचय नहीं दे पाते हैं, बड़ा मुश्किल है इसलिए। जैसे कि जब तलाक कोर्ट में चला जाता है तब ये बहुत जटिल हो जाता है। अगर ऐसा है कि पति पत्नी के मन में आ रहा है कि तलाक होना चाहिए और वो आपस में ही बात करके सुलझा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो इससे समस्या हो जाती है। तो अब फॉलेट कहती हैं कि क्योंकि संगठन को इन्होंने क्या माना है, एक जीवित सामाजिक संरचना माना है, और प्रबंधन को क्या माना है, एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, तो इसलिए इनका मानना है कि द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इसलिए फॉलेट ने द्वंद्व समाधान की रणनीति प्रस्तुत की। तो ये थी फॉलेट की बात किसके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं नेतृत्व पर फॉलेट के विचार। मुझे पता है कि अभी जो मैंने द्वंद्व के बारे में आपको बताया तो आपको यह लग रहा होगा क्या ऐसा जरूरी है, पहले वाला जो समाधान था वो तो क्लियर कट समझ में आता है, लेकिन जो दूसरा वाला था और तीसरा वाला था, यानी जिसमें समझौता हो रहा था और जिसमें एकीकरण हो रहा था, इन दोनों में कई बार अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन दोनों में अंतर करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं कि समझौता हुआ है कि एकीकरण हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि एकीकरण का नाम दिया जा रहा हो लेकिन आप एक पार्टी उसमें असंतुष्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि देखने में तो लग रहा है कि एकीकरण हुआ है लेकिन एक पार्टी असंतुष्ट है, और यदि एक पार्टी भी असंतुष्ट हुई तो फिर ये समझौता ही एक तरह से कहा जाएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो रिजल्ट आए उसमें तीनों ही लक्षण विद्यमान हो सकता है प्रभुत्व वाली स्थिति भी हो, थोड़ी थोड़ी हो सकता है समझौता वाली बात भी लग रही हो, और हो सकता है कि उसमें बाद में एकीकरण भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो इन्होंने बातें बताई हैं बड़ी सब्जेक्टिव हैं, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है, बड़ी जो है समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेतृत्व पे। तो नेतृत्व के ऊपर जो इन्होंने बात की है तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ये प्राधिकार होता है, जो प्राधिकार होता है ये एक बहुआयामी संकल्पना है। अथॉरिटी जो है वो क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल हाइपोथेसिस है। अब फॉलेट कहती है कि देखिए तीन तरह का प्राधिकार होता है। अब देखिए ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अथॉरिटी या लीडरशिप तीन तरह की होती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो यहां पे फॉलेट कहती है कि तीन तरह की जो हम प्राधिकार की बात कर रहे हैं उसमें पहला है पद आधारित प्राधिकार, जैसे कैबिनेट सचिव हो गया या मुख्य सचिव हो गया या डीएम हो गया। ये लोग क्या हैं, इन लोगों के पास ज्यादा अधिकार है, ज्यादा इनके पास पावर है, क्योंकि इनका पद जो है, पद के अनुरूप इनके पास शक्तियां हैं। तो इसलिए इनका जो इनके सबऑर्डिनेट होते हैं वो इनके आदेशों का पालन करते हैं। तो ऐसा
हो सकता है कि जो कोई सबऑर्डिनेट हो वो ज्यादा योग्य व्यक्ति हो, वो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो उसका जो हायर ऑफिशियल है, हायरार्कियल लेवल में उससे जस्ट ऊपर वाला जो है अधिकारी, उसकी बात उसको माननी ही पड़ेगी। ठीक, तो ये तो हो गया पद आधारित प्राधिकार। दूसरा होता है व्यक्तित्व आधारित प्राधिकार, कि जैसे मान लीजिए किसी में कुछ सुपर ह्यूमन, कुछ मान लीजिए फीचर्स हैं, कुछ अति मानव गुण हैं, तो उस वजह से उसका व्यक्तित्व जो होता है वो ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को अपनी बात मनवा लेता है। जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा हो गई, या विवेकानंद हो गए, या मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। ये लोग क्या थे, इनकी पर्सनालिटी जो थी वो एक एवरेज जो ह्यूमन होता है उससे थोड़ा ऊपर की थी। इस वजह से इनके जो फॉलोअर्स होते थे उनमें इन्फ्लुएंस इनका ऐसा रहता था कि ये जो कह दें जनता उसी तरफ चल पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए। तो एक यहां से एक प्राधिकार आ जाता है पर्सनालिटी की वजह से। अब तीसरे प्राधिकार की बात करती हैं फॉलेट, कहती हैं ये सबसे बेस्ट वाला होता है। तो क्यों बेस्ट वाला होता है? तो इनका कहना है कि ये जो प्राधिकार होता है ये कार्य विशेष में एक महारत हासिल करने की वजह से आता है। मतलब अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपके पास अधिकार आ जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, अब ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो इनको कह दिया जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट। जैसे बिल गेट्स हो गए, या आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट हो गए। जैसे एलॉन मस्क को अगर ले ले तो भाई वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड के एक्सपर्ट हो गए। तो हर व्यक्ति, जैसे आमिर खान को ले ले तो भाई वो मूवी लाइन का एक्सपर्ट हो गए। तो हर व्यक्ति अलग अलग लाइन का एक्सपर्ट होता है। उस एक्सपर्ट की वजह से उसके पास क्या आ जाता है, थोड़ी सी अथॉरिटी आ जाती है, प्राधिकार आ जाता है। तो फॉलेट का कहना है कि यार ये बिल्कुल, ये वाला जो प्राधिकार है बिल्कुल तर्क संगत है। तो उनका मानना है कि भाई ये वाला जो प्राधिकार होता है सबसे अच्छे प्रकार का होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देती हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जो व्यक्ति कार्य की समझ रखता है वास्तविक प्राधिकार उसी के पास होता है, होना चाहिए। तो ये बात जो है आज भी रिलेवेंस में है, ये प्रासंगिक बात इनकी फॉलेट की कही जा सकती है। अब बात करते हैं कि ये जो इन्होंने बोला था आदेशों की निर्वैयक्तिकता या परिस्थिति का शासन, क्या कहना चाहती हैं? ये जो यहाँ पे बात कह रही हैं ये कुछ कुछ गांधी जी जैसी बात कर रही हैं, कुछ कुछ गांधी जी जैसी बात कर रही हैं। अब गांधी जी जैसी क्या बात कर रही हैं? गांधी जी को पॉलिटिकल एनार्किस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉलिटिकल एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, अराजकतावादी। फॉलेट भी कुछ वैसी ही बात कर रही है। क्या कहना चाहती है? फॉलेट का कहना है कि देखिए मेरा मानना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आदेश नहीं देना चाहिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि आदेश जो होता है वो ह्यूमन डिग्निटी को क्या करता है, चोट करता है, मानवीय गरिमा को क्या करता है, ठेस पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि कल को आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, ठीक, और आपका जूनियर स्कूल का या कॉलेज का जूनियर कलेक्टर बन जाए। अब दोनों की पोस्टिंग एक ही जिले में हो जाए। अब जो कल तक आपका जूनियर हुआ करता था वो अब आपका क्या बन गया, सीनियर बन गया। हो सकता है, बिल्कुल संभावना है इसकी। तो अब ये कलेक्टर जब आपको कोई आदेश देगा तो आपको थोड़ा सा एक जो आपका ईगो है वो थोड़ा सा हर्ट होगा कि यार बताओ उसकी मतलब बात माननी पड़ रही ऐसे करके। तो फॉलेट कहती है कि यार जो आदेश होता है ना उससे मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो लोग कहते हैं तो भाई क्या करें, मतलब इसका क्या कोई उपाय है? तो ये कहती है हाँ। इनका कहना है कि देखिए आदेश वाला सिस्टम जो है इसके स्थान पर परिस्थिति से आदेश प्राप्त होना चाहिए, स्वयं से ही दायित्वों को समझना चाहिए। मतलब कि भाई डिप्टी कलेक्टर के कुछ खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, इतने अच्छे तरीके से निभाए कि किसी को उसको कुछ कहना ही ना पड़े। जैसे ये कुछ ऐसी बात हो गई, मान लीजिए किसी ऑफिस में एक कर्मचारी है, ऑफिस बॉय है, इसका काम है झाड़ू पोछा करना। अब अगर ये स्वयं से समय पे आ जाए, स्वयं से झाड़ू पोछा करना शुरू कर दे, अच्छे से करे,
तो इसको आदेश देने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। लेकिन यदि ये अपना काम ठीक से नहीं करेगा, काम चोरी करेगा और लेट आएगा, तब फिर इसको कोई ना कोई आदेश देगा। तो फॉलेट का कहना है कि देखिए परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, मतलब कि स्टूडेंट अगर क्लास में आ रहा है वो शोर ना करे, अपना पढ़ाई करे, जो उसका काम है वो करे, तो इस तरह से उसको आदेश देने की स्थिति नहीं बनेगी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि मेरा मानना है कि जो पुलिस है, पुलिस वाला जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। तो लोगों ने पूछा क्यों ठीक नहीं है? तो गांधी जी ने कहा देखिए मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को समाज ऐसा हो जाना चाहिए, एक आदर्श समाज की वो कल्पना करते हैं कि समाज ऐसा हो जाना चाहिए कि हर व्यक्ति जो नियम कायदे कानून है उनका स्वयं से पालन करे, और जब हर व्यक्ति सारे नियम कायदे कानून का पालन करेगा तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में या जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां देखने सुनने को मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि जापान में बहुत सारे ऐसे एक सिटी और दूसरे सिटी के बीच में बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहां पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, केवल दुकानें होती हैं, सामान रखा होता है। और आप अगर एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच जा रहे हो तो आप उन दुकानों में जाइए, अपना सामान लीजिए, पैसा भी वहीं रख दीजिए और चले जाइए। तो वहां क्या है कि जो एथिक्स है, एथिक्स का जो लेवल है, वैल्यूज का जो लेवल है वो काफी हाई है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे कोई पुलिस वाला यहाँ पे कोई काम नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ा कि तुम देखते रहना कि कोई आके सामान चुरा के ना ले जाए। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, यहाँ क्या होगा, अगर इस तरह की दुकान हो अगले दिन दुकान का कोई सामान मिलेगा ही नहीं, सब चोरी कर लिया जाएगा। तो फॉलेट और गांधी जी दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसी बात कर रहे हैं। दोनों का ये कहना है कि भाई अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से करोगे तो आपको किसी अन्य के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, बल्कि आप कार्य, जो आपका काम है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब जो आपको टास्क लिस्ट दी गई है, आप टास्क से आदेश अपना ग्रहण करो, ना कि किसी के कहने पर। तो फॉलेट कहती हैं कि पावर ओवर, अगर एक दूसरे को आदेश देता है और जबरदस्ती उससे काम करवा लेता है तो इसको कहते हैं पावर ओवर, यानी कि शक्ति पर। और अगर स्वयं से जो उसको लिखित में टास्क हैं, जो उसके काम हैं, यदि स्वयं से वो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारियां निभा रहा है तो इसको कहते हैं शक्ति के साथ, पावर विद। तो इनका मानना है कि अगर आदेश जारी होता है तो इससे उच्चस्थ और अधीनस्थ का भाव आता है। उच्चस्थ अधीनस्थ का जब भाव होता है, यदि ये भाव आ जाए कि हाँ ये मेरे से उच्च है और मैं नीचे स्तर का कर्मचारी हूं, तो इसकी वजह से जो समूह भावना होती है वो क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो फॉलेट कहती हैं कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो निचले कर्मचारी हैं उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम निचले स्तर के व्यक्ति हैं, बल्कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ हमारा काम अलग है क्योंकि हमारी योग्यता अलग है। भाई अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो आप क्लर्क बनते हो, आप निचले अधिकारी बनते हो, और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो आप आईएएस बनते हो। तो दोनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। आपको एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपका जो एनालिटिकल पावर है वो अच्छा होना चाहिए, जो आपकी जो सिचुएशनल जो रीजनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए दोनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। तो जब दोनों ही एग्जाम से क्वालिफाई होकर के कोई अपने कार्य क्षेत्र में आता है तो उसे ये समझना चाहिए कि मेरा जो काम है मैं उसे करूंगा, मैंने अपनी योग्यता के हिसाब से ये काम चुना है, और ये जो व्यक्ति है इसने भी अपनी योग्यता के हिसाब से काम चुना है। तो मैं अपना काम मुझे करना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं इसके आदेश पे काम कर रहा हूं। तो जब ये अपना काम इसलिए करता है क्योंकि वो उसका काम करना ड्यूटी है, तो इसी को कहा जाता है आदेश का निर्वैयक्तिकता। मतलब कोई व्यक्ति आदेश नहीं दे रहा है, बल्कि परिस्थितियां जो हैं उसका शासन चल रहा है। यानी आपका जो, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो परिस्थिति क्या कहती है, परिस्थिति ये है कि भैया आप पढ़ाई करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे।
अब अगर आपको इसमें इसके लिए फोर्स करना पड़े टीचर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का आदेश आ जाएगा, उसमें किसी व्यक्ति का आदेश आ जाएगा। अगर आप सुबह खुद उठ करके पढ़ते हो, आपका एक शेड्यूल अपना बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो करते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा, परिस्थिति का शासन। ये फॉलेट का दूसरा विचार हो गया। अब बात करते हैं कि फॉलेट समन्वय पर इनके क्या विचार हैं। तो इनका मानना है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे हो सकता है, परस्पर संबंध द्वारा हो सकता है, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा हो सकता है, प्रारंभिक अवस्था में समन्वय होना चाहिए, और ये एक सतत रूप से चलना चाहिए। मतलब कि जो रिलेशन है, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और जो आपके अधीनस्थ डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके साथ आप अगर अच्छे संबंध बनाते हैं तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। आप उनको कभी कभी प्रत्यक्ष संपर्क, आप उनको कभी कभी डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं, तो जो आपका अधीनस्थ होता है, अगर आपने उसको डिनर पे इनवाइट कर लिया, एक टेबल पे बैठ के खाना खा लिया, तो उसको एक मानवीय जो अनुभूति होती है वो इस तरह की होती है कि हाँ, ये मुझे निचला स्तर का नहीं मानते हैं, अपने बराबरी का ही मानते हैं। तो इस वजह से उसकी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसमें बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। और प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें तो समन्वय बहुत जरूरी होता है। मतलब कि शुरुआत में ही कोई अगर प्लान एग्जीक्यूट करना है तो बहुत लगातार फॉलो अप लेना पड़ता है कि हाँ भाई, काम कहाँ तक पहुंचा, अच्छा ये हो गया, अगली रिपोर्ट कब दे रहे हो, ये हो गया। तो प्रारंभिक स्तर में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर में समन्वय होना ही चाहिए, और जो रिलेशनशिप है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रत्यक्ष संपर्क से भी होना चाहिए। और ये जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, ये एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलते रहना चाहिए। तो फॉलेट बस यही बताना चाह रही है कि देखिए, कोऑर्डिनेशन जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है और आपको किस किस लेवल पे कोऑर्डिनेशन रखना है। तो वही बात यहाँ पे बता रही हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अधीनस्थ से संपर्क करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। कि कभी अगर अधीनस्थ कर्मचारी निराश है तो ये ड्यूटी बनती है उच्चस्थ अधिकारी की कि उससे उसका हालचाल ले कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। इसके अलावा जैसे ही परियोजना लागू की जाए तब से सतत समन्वय की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। नीति के क्रियान्वयन से अगली नीति के बनाने तक लगातार समन्वय चलना चाहिए, जिससे पिछले टाइम क्या मिस्टेक हुई थी उसका पता चल जाए तो अगली बार उसका ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार से फॉलेट कोऑर्डिनेशन पे इनका बड़ा फोकस है। तो देखिए, अब फॉलेट ने कौन कौन सी बातें बताई। फॉलेट ने एक तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात की कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर को फॉलेट ने क्या बात की, फॉलेट ने कहा कि देखिए, आदेश कैसा होना चाहिए, व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए बल्कि स्वयं से आना चाहिए। इन्होंने पावर विथ की बात की है, शक्ति के साथ, और पावर ओवर का विरोध किया है। फिर अगली बात इन्होंने क्या बोली, इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई, अधिकार जो है वो कौन सा वाला सबसे अच्छा होता है, जिसमें आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ, वो प्राधिकार सबसे ज़्यादा तार्किक है। इसके अलावा व्यक्तित्व आधारित पद आधारित प्राधिकार जो हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसको उचित नहीं मानती हैं फॉलेट। इसके बाद इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पे बात की कि यार देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, होगा ही, नेचुरल है, और उसको टालना नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट का जो सॉल्यूशन निकाला जा रहा है उसमें यूनिफिकेशन कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके का एक सॉल्यूशन होगा। सॉरी। अब फॉलेट की इन सब बातों के बाद अब हम बात करते हैं कि कौन से पॉइंट हैं जिससे इनकी आलोचना जिसमें की गई। अब हम वो बात करते हैं कि इतनी सब बातें बताने के बाद भी कमियां क्या हैं। तो देखिए, इनकी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि भाई, क्योंकि संक्रमणकालीन विचारक हैं ये, है ना, 2 टाइम पीरियड के बीच की हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है बड़ा ही अद्वितीय है, यूनिक टाइप का हो गया। लेकिन इनकी जो आलोचना की गई वो बड़ा आदर्श दृष्टिकोण अपनाने की वजह से की गई है। ये आप पूरे डिस्कशन के दौरान समझ गए होंगे कि बहुत सी बातें जो बोली जा रही हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट थोड़ी करती हैं। कहाँ ऐसा एकीकरण हर जगह हो पाता है ना। तो एकीकरण आदर्श वाली बन नहीं पाता। तो ये आदर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाने की वजह से लोगों ने कहा ना ये ठीक नहीं है, इसको तो कैसे हम लागू करवा पाएंगे। क्योंकि
परिस्थिति का शासन जो है, परिस्थिति का शासन में होता क्या है कि हर व्यक्ति परिस्थिति को अलग अलग समझता है, हर व्यक्ति परिस्थिति को अलग अलग समझता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है और उसको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, तो वो ये नहीं समझेगा कि भाई मन जो है बदमाश टाइप का होता है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। और पढ़ना एक, कई बार हमेशा ऐसा नहीं होता कि पढ़ने में मन लगे ही, कई बार नहीं भी लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो सोचेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब जो है पढ़ाई में कुछ दिक्कत है, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह थोड़ा सा अपने को चैटिंग कर लेनी चाहिए, दोस्तों से बातें कर लेनी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना चाहिए, कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। तो परिस्थितियां जो हैं उनसे हर व्यक्ति उसका मतलब अलग अलग तरीके से निकालता है। तो ऐसा अगर ऐसा होने लग जाए कि आदेश उसको ना मिले, है ना, मान लो कि टीचर की तरफ से आदेश नहीं मिल रहा, पेरेंट्स की तरफ से आदेश नहीं मिल रहा, तो फिर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का हर स्टूडेंट अपने तरीके से मतलब निकालेगा और वो अपने तरीके से उसका फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। तो इसमें तो बड़ी समस्या हो जाएगी, संगठन को चलाने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आलोचना की गई, ये बहुत बात सही आपकी नहीं है कि स्वयं से परिस्थिति के हिसाब से निर्णय ले ले, ऐसा नहीं। दूसरा, एकीकरण पे बहुत ज्यादा इनका जो बल है कि एकीकरण होना ही चाहिए, हमेशा एकीकरण थोड़ी हो सकता है। अब जैसे सरकार और नक्सली हैं, अब सरकार इनको अपने साथ टेबल पे बैठा के थोड़ी बात कर सकती है, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, जिस तरह की मांगे हैं, वो मांग इनकी पूरी नहीं हो सकती है। ये चाहते हैं कि यार जो सरकार है, सरकार को गिरा दिया जाए, सरकार खत्म कर दी जाए, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए और इसमें जो निचला वर्ग है उसको सारे अधिकार दे दिए जाए। इनकी बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिसको माना नहीं जा सकता। एक और उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो पुरुष हैं और दोनों पुरुष में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एम और एन, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। किस बात को लेकर चल रही है कि कोई महिला है, अब दोनों को इससे शादी करनी है, एक महिला है और दोनों को इससे शादी करनी। अब इसमें क्या एकीकरण हो सकता है, इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट इनकी बनी ही रहेगी। तो कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिसमें एकीकरण संभव नहीं हो पाता है। और तीसरा बात जो इसका आलोचना की गई फॉलेट की, जब हमने लीडरशिप की बात की थी, तो जरूरी नहीं है कि 3 अलग अलग तरीके की लीडरशिप हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम राजीव गांधी की बात करें, तो भाई राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस वजह से उनके पास अधिकार था। राजीव गांधी की पर्सनैलिटी बहुत चैरिस्मेटिक थी, इस वजह से भी उनके पास अधिकार था। फिर राजीव गांधी अपने पॉलिटिक्स के फील्ड के एक्सपर्ट भी थे, उनको विरासत में राजनीति मिली थी, उनके घर परिवार में उन्होंने देखा था कि किस तरीके से लीडरशिप होती है। तो ऐसा देखा जा सकता है। यही बात अटल बिहारी में भी देखी जा सकती है, यही बात बराक ओबामा में भी देखी जा सकती है ना। तो कोई व्यक्ति, जैसे अगर मोदी जी की ही बात करें तो मोदी जी खुद 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट कहे जाएंगे। फिर इनकी चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी भी है, बहुत सारे लोग इनकी बातों को बिल्कुल अक्षर से मानते हैं, फिर वे प्रधानमंत्री हैं। तो तीनों बातें यहाँ पे हैं। तो होता क्या है कि जब तीनों बातें किसी व्यक्ति में हो जाएं, तो फिर 3 तरह की जो प्राधिकार है वो वाली बात कहाँ हो पाई। तो ये भी जो नेतृत्व के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर जो फॉलेट ने बोला है, अथॉरिटी के ऊपर जो बोला है, वो भी थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब उसमें क्लियर कट नहीं लगता है कि 3 तरह का प्राधिकार है। और कार्मिक जब स्वयं से आदेश लेते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो दिग्भ्रमित हो जाएं। मान लीजिए कि कोरोना के लिए गाइडलाइन आती है केंद्र सरकार की तरफ से, और कलेक्टर यदि मीटिंग करके सबको आदेश नहीं देता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस गाइडलाइन को जो डिप्टी कलेक्टर हैं, हर डिप्टी कलेक्टर अपने अपने तरीके से उसको समझ ले, और अपने अपने तरीके से समझ ले तो कंफ्यूजन बन जाएगा फिर। तो इस तरह से जो निचला अधिकारी होता है वो कई बार कंफ्यूज भी हो सकता है, तो इससे लक्ष्य प्राप्ति फिर संभव नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉलेट की बातों को यदि संतुलित तरीके से नहीं लागू किया जाए तो इसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है।
यही इनकी आलोचना यहीं पे इसी तरीके से की गई। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने भी बात की कि भाई ह्यूमन बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को महत्व दिया गया। ठीक, शक्ति के साथ इन्होंने बात की, और ये जो बात है बिल्कुल लोकतंत्र, एक आदर्श लोकतांत्रिक जो समाज होता है, जितनी भी बातें फॉलेट ने बताई हैं वो एक आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। हो नहीं पा रही ये अलग बात है, वर्तमान परिस्थितियों में भले ही ये असंभव जैसी दिखे, लेकिन इनके जो विचार हैं वो सभ्यताओं के लिए एक संवाद की प्रेरणा प्रस्तुत करती हैं, खासकर जो समाधान वाली इन्होंने बात की है। तो इस तरह से फॉलेट की बात यहाँ पे खत्म होती है। सॉरी, आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।